एक बहुत ही पुरानी कहावत है जो ये कहती है कि शक्ति एक व्यक्ति को भ्रष्ट कर देता है और वो शक्ति जो कि निरंकुश है, जिस पर किसी भी तरह का बाधा नहीं लगाया गया है, वो व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा भ्रष्ट कर देता है। इसलिए जब भी किसी व्यक्ति को शक्ति दिया जाए, थोड़ा सा पावर दिया जाए, तो उस पावर्स के साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ लायबिलिटीज, किसी तरह का बाउंडेशन उनका दिया जाना आवश्यक हो जाता है। और अगर बात की जाए यहाँ पर पावर स्टेट के मामले में, स्टेट या फिर गवर्नमेंट के मामले में, तो गवर्नमेंट को उनके फंक्शंस को एक बेटर वे में, उनके एक परफेक्ट परफॉर्मेंस के लिए आवश्यक हो जाता है शक्तियों को देना। लेकिन वो शक्तियाँ जो कि उनको अनलिमिटेड वे में बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के प्राप्त होती हैं, ऐसी शक्तियों का नुकसान ही होता है। फिर गवर्नमेंट या गवर्नमेंट जो एजेंसीज होती हैं, ऑर्गन्स होते हैं, वो आगे चलकर इन शक्तियों का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए करके, मनमाने पूर्ण तरीके से करके, वो जनमानस का कल्याण न करके जनमानस को हानि पहुंचाते हैं। इसलिए शक्ति के ऊपर नियंत्रण लगाना और उनको एक तरह से क्लेरिफाई कर देना, उनको एक तरह से डिटरमाइन कर देना, उनको एक तरह से तय कर देना आवश्यक हो जाता है। और हमारा आज का ये वीडियो जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का दूसरा वीडियो है, वो इसी अवधारणा पे, शक्ति के पृथक्करण या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर से ही रिलेटेड है। तो आज के इस वीडियो में हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के इंट्रोडक्शन, उनकी मीनिंग, उनका हिस्टोरिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ, इनकी डेफिनेशन क्या है और इनके पर्पस क्या है, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इनके नेचर क्या हैं और हमारे संविधान में, हमारे लॉज में ये किन फॉर्म में पाए जाते हैं, कौन कौन से प्रोविजंस इसके बारे में दिए गए हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सेपरेशन ऑफ पावर के इस वीडियो को, शक्ति के पृथक्करण के इस वीडियो को बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। अगर सामान्य शब्दों में बात करें इसके मीनिंग के बारे में, इसके अर्थ के बारे में, तो ऐसा कहा जाता है कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में उसके ऑर्गन्स जो होते हैं, जो एक डेमोक्रेटिक जो फंक्शंस होते हैं, जो कार्य होते हैं, सरकारी काम होते हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए 3 ऑर्गन्स बताए गए हैं मेनली, जिसमें सबसे पहला आता है लेजिस्लेचर, दूसरा आता है एग्जीक्यूटिव और तीसरा आता है जुडिशरी। तो ये जो 3 ऑर्गन हैं, ये अपने कामों को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएँ, इसलिए उनको कुछ पावर्स का दिया जाना आवश्यक होता है, कुछ शक्तियों को दिया जाना आवश्यक होता है ताकि वो अपने कामों को कर पाएँ। लेकिन वो शक्तियाँ अबाधित ना हो, अमर्यादित ना हो, उन पर वो अनरिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में ना हो और इन शक्तियों से कभी भी इन तीनों के बीच में किसी तरह का मतभेद उत्पन्न ना हो, किसी तरह का कोलिजन ना हो या फिर कोई डिस्प्यूट अराइज ना हो। इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि इन तीनों ही ऑर्गन्स के बीच में उनके पावर्स का और उनके फंक्शंस का, उनकी शक्तियों का और उनके कार्यों का एक तरह से विभाजन करके, वर्गीकरण करके इनको समझा दिया जाए, भैया आपको ये काम करने हैं और ये काम करने के लिए आपको ये शक्तियाँ दी गई हैं। जिसका अर्थ ये हुआ कि कभी भी एक एग्जीक्यूटिव वो जुडिशरी के कामों में इंटरफेयर ना करे और जुडिशरी लेजिस्लेचर के कामों में इंटरफेयर ना कर सके। यही बातें, यही पूरा झमेला, यही पूरा सिस्टम मिलके इस सेपरेशन ऑफ पावर का बेसिक कोर या उसकी अवधारणा का जो मूल बिंदु है, जो केंद्र बिंदु है, वो बनता है। अर्थात दूसरे शब्दों में सेपरेशन ऑफ पावर या शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत का पूर्णता पर्याय ये है कि वो ऑर्गन्स, वो अंग जो कि सरकारी कामों को कर रहे हैं या किसी कार्य को कर रहे हैं, तो अगर वो किसी कार्य को कर रहे हैं तो उनके बीच में कार्य के पृथक्करण के साथ उनकी शक्तियों का भी क्लासिफिकेशन एक तय अंदाज में, एक बहुत ही बेहतर तरीके से, सटीक अंदाज में, स्पष्ट तरीके से किया जाना आवश्यक होता है ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को एक बेटर वे में, एक उत्कृष्ट जो है अपना परफॉर्मेंस दे सकें और इनके बीच में किसी भी तरह का डिस्प्यूट या मतभेद एराइज ना हो, उत्पन्न ना हो। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम आपको इस सेपरेशन ऑफ पावर या शक्ति के पृथक्करण के जो सिद्धांत है, जो हमारे भारतीय व्यवस्था में दिए गए हैं, उसके बारे में 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं। जिनमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेपरेशन ऑफ पावर भारतीय लॉ सिस्टम में कहीं भी एक कोडिफाइड वे में, एक सिस्टमेटिक तरीके से
एक्सप्रेस वे में दिया नहीं गया है। ये एक इम्प्लाइड डॉक्ट्रिन है जो हमारे भारतीय कानून व्यवस्था में, इंडियन लॉ सिस्टम में दिया गया है। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत जो ये डॉक्ट्रिन है, इसके इम्पॉर्टेंस, इसके महत्व का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये डॉक्ट्रिन हमारे एक जो अवधारणा है, जिसको मूल ढांचे की अवधारणा या डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण एक अवधारणा, एक सिद्धांत है, उसका ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक माना गया है। यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो ये सेपरेशन ऑफ पावर भी माना गया है, उसको दिया गया है। तो जैसे कि एक सामान्य नियम होता है कि हर एक टॉपिक में, हर एक अध्याय में आगे बढ़ने से पूर्व अगर उपस्थित है, अगर कहते हैं ना पॉसिबल होता है, अगर संभव होता है, तो हम उसके हिस्ट्री के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, उसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या रहा है उसके बारे में ज़रूर बात करते हैं। तो यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के भी कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिए गए हैं जिनके बारे में बात करना आवश्यक हो जाता है। तो अब अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे, आप गूगल पर सर्च करेंगे, यूट्यूब पर सर्च करेंगे, तो आपको बहुत सारे तथाकथित विद्वान और मनीषी मिल जाएंगे जो यहाँ पर ये सिद्ध करने पर तुले होते हैं कि ये जो डॉक्ट्रिन है ये पाश्चात्य सभ्यता से आया, ये हमारे भारत का नहीं है, ये भारत के बाहर अरस्तु, प्लेटो और जीन बोदिन, उसके अलावा जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स, थॉमस एक्विनास, इन सब ने दिया, हमारे भारत वालों ने इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया। लेकिन क्योंकि भाई मैं तो भारत का रहने वाला हूँ, एक वो गाना है ना कि भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, इसलिए मेरा सबसे पहला ध्यान यही रहता है कि अगर ये डॉक्ट्रिन हमारे भारत से उत्पन्न हुआ है तो इसके बारे में आपको जानकारी ज़रूर दें। तो आपको एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि मैं कैसे कह सकता हूं कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ये शक्ति के पृथक्करण का जो सिद्धांत है, इसकी उत्पत्ति हमारे भारत में हुई है। अगर आपने सनातन सभ्यता के बारे में कुछ बेसिक जानकारी रखी हुई है, आप इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं, सनातन सभ्यता, हिंदू धर्म के बारे में, तो आपको पता होगा कि सबसे पहले देवताओं की कैटेगरी में, क्योंकि इस व्यवस्था के अंतर्गत देवताओं की, देव की और जो ब्रह्मा वगैरह है उनको भी क्लासिफाई किया गया, उनके बीच में भी सेपरेशन ऑफ पावर या शक्ति का पृथक्करण प्लस साथ ही साथ डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम का वर्गीकरण भी कर दिया गया है। कैसे किया गया है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। ये सबसे पहले इसमें सबसे ऊपर जो आते हैं इस डिवीज़न में, इस क्लासिफिकेशन में सबसे ऊपर जो आते हैं उनको ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म, जिनको परमात्मा या ईश्वर भी कहते हैं। ब्रह्म के बारे में ऋग्वेद कहता है कि एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, यानी कि ब्रह्म मात्र एक है, दूसरा कोई ब्रह्म नहीं है, और वो उसको आज तक किसी ने देखा नहीं है। फिर उसके नीचे आते हैं देवता। अब देवता में कौन कौन आते हैं? देवता में 3 लोग आते हैं, जिनमें सबसे पहले पे आते हैं भगवान ब्रह्मा। ब्रह्मा जिनको सृष्टिकर्ता कहते हैं, इनको द क्रिएटर कहते हैं, क्योंकि ये चीज़ों को बनाते हैं, जैसे ये यूनिवर्स को बनाते हैं, गैलेक्सी को बनाते हैं और स्टार्स को बनाते हैं। जितनी चीज़ें हैं, जितनी चीज़ों को आप देख सकते हो, जो नहीं देख सकते, इन सारी चीज़ों को बनाने का जो दायित्व है वो क्रिएटर के पास है, जिनको हम ब्रह्मा के नाम से कहते हैं। इनको सृष्टिकर्ता भी कहा जाता है। ओके, द सेकेंड वन इज, जो दूसरे देवता हैं उनको कहते हैं विष्णु, भगवान विष्णु। भगवान विष्णु को पालनहार और पालनकर्ता भी कहते हैं, क्योंकि वो पालन करते हैं, यानी कि ब्रह्मा जो चीज़ें बनाते हैं उनको एग्जीक्यूट करने का काम, उन लॉज को, उन चीज़ों को, उन प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने का काम, कार्यान्वित करने का काम जो होता है वो भगवान विष्णु का होता है। इसलिए भगवान विष्णु को द एग्जीक्यूटर भी कहा जाता है। एंड द थर्ड वन इज महेश, जिनको आप शंकर, भगवान शंकर के नाम से जानते हैं। इनको संहारक या काल या महाकाल भी कहा जाता है। इंग्लिश में इनको द डिस्ट्रॉयर कहते हैं। डिस्ट्रॉयर इसलिए क्योंकि वो लोग जो कि ब्रह्मा के बनाए नियमों को मानते नहीं हैं, उनका हनन करते हैं, उनका नुकसान पहुंचाते हैं, और जिनसे पालन कराना भगवान विष्णु के भी बस की बात नहीं है। भगवान विष्णु भी अपने आप को असमर्थ पाते हैं कि भाई उन लॉज का, इन सारी चीज़ों का जो नियम है, जो व्यवहार है, उनको पालन कराने में उनको भी लगता है कि भाई हम नहीं करा सकते। तो मामला पहुंच कर जाता है भगवान शंकर के पास, और भगवान शंकर जो कि संहारक हैं, जो काल के काल महाकाल हैं, वो अपने तरीके से उस व्यक्ति को दंड देते हैं या फिर
उस नियम को पालन करने की, उसको कैसे पालन कराना है उसकी व्यवस्था करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इन तीनों का डायग्राम बना कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले ब्रह्म, ब्रह्म के नीचे तीन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इन तीनों के बीच में ही भगवान ब्रह्म ने, जो परमात्मा है, उन्होंने एक तरह से शक्ति का पृथक्करण कर दिया, डिवीजन ऑफ लेबर, और मतलब श्रम का भी विभाजन कर दिया कि भैया ये आपके काम हैं, ये आपके फंक्शंस हैं, ये आपको पावर्स दी गई हैं, और आप तीनों को ही एक दूसरे के काम में अड़ंगा नहीं डालना है, टांग नहीं अड़ानी है। तो ये अगर आप समझ गए इन बातों को तो समझ जाएंगे कि भैया शक्ति का पृथक्करण का जो सिद्धांत है उसका अभ्युदय, उसकी उत्पत्ति हमारे भारत से ही हुई है। अब हम आते हैं बाहर के स्कॉलर्स की तरफ, जो कि अरस्तु, जॉन बोदा और वो जॉन लॉक, थॉमस एक्विनास, मॉन्टेस्क्यू, ये सब हैं। इनकी तरफ आते हैं कि पाश्चात्य विचारकों का इस शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत पर क्या कहना है। तो इसमें सबसे पहले पाश्चात्य जो स्कॉलर्स आते हैं उनमें नाम आता है अरस्तु का। अरस्तु जिन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसको पॉलिटिक्स के नाम से जाना जाता है। तो इस पुस्तक में भी इन्होंने तीन ऑर्गन्स का, तीन अंग का वर्णन किया था, जिसमें सबसे पहले द डेलिबरेटिव था, दूसरा था पब्लिक ऑफिशियल्स और तीसरा था जुडिशरी। तो इन तीनों के बीच में ही इन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उतने बेहतर तरीके से, उतने सिस्टमैटिक अंदाज में नहीं समझा पाए जैसा कि आजकल के आधुनिक विचारक समझाते हैं। नेक्स्ट आते हैं जॉन लॉक, जिन्होंने अपनी बुक सिविल गवर्नमेंट में, उसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी, लेकिन इन्होंने भी जितनी चीज़ें बताई वो भी आजकल का जो डॉक्ट्रिन है उसके तुलना में बहुत ही कम बताया। उसके अलावा जीन बोदिन, जिनको हिंदी में जीन बोदा कहते हैं, इन्होंने भी सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में बात की थी। ये भी काफ़ी जाने माने विचारक माने जाते हैं। और अब आते हैं हम अपने सबसे इम्पॉर्टेंट पाश्चात्य विचारक पे, सबसे इम्पॉर्टेंट स्कॉलर पे, जिनको पाश्चात्य सभ्यता के अनुसार, तथाकथित विद्वानों के अनुसार सेपरेशन ऑफ पावर का जनक माना जाता है, जिनको हम मॉन्टेस्क्यू के नाम से जानते हैं। मॉन्टेस्क्यू जो कि एक फ्रेंच स्कॉलर थे, फ्रांस के एक विद्वान थे, तो वो अपनी देश की व्यवस्था से, देश के कानून व्यवस्था से काफ़ी आहत थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। तो एक बार भैया वो टहलने घूमने गए, तो 1726 के आसपास वो टहलते घूमते इंग्लैंड पहुँचे। और जब वो इंग्लैंड पहुँचे तो वहाँ की जो शासन व्यवस्था थी, वहाँ पर, क्योंकि भाई लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी वहाँ पे अलग अलग काम कर रहे थे, इनके फंक्शंस, इनके पावर्स अलग अलग इनको समझाए गए हुए थे। ये अपना सारे कामों को बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे थे। साथ ही साथ इन्होंने, मॉन्टेस्क्यू ने वहाँ पर ऐसा देखा कि वहाँ पर इंडिविजुअल फ्रीडम को, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बहुत ज़्यादा मतलब महत्व दिया जाता है। वहाँ पे सरकार जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करती, व्यक्ति के जो भी अधिकार हैं उनके बीच में टांग नहीं अड़ाती, उंगली नहीं करती। ये देखकर मॉन्टेस्क्यू महाराज जो थे, श्रीमान मॉन्टेस्क्यू जी, वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए और लौट कर उन्होंने 1748 में एक पुस्तक लिख डाली जिसको द स्पिरिट ऑफ लॉज कहा जाता है, फ्रेंच भाषा में एस्पिरिट दे लॉइस। तो इसको लिख डाला और इसमें इन्होंने इस सिद्धांत, जो कि द सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत है, शक्ति के पृथक्करण का जो सिद्धांत है, उसको बहुत ही बेहतर तरीके से सिस्टमेटिक वे में समझाया। अगर आप इस पूरे सिद्धांत को, मॉन्टेस्क्यू के पूरे विचार को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनका जो पूरा का पूरा थ्योरी था, इनका जो पूरा पूरा डॉक्ट्रिन था, वो मेनली दो इम्पॉर्टेंट की टर्म्स पे, दो इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स पे बेस्ड था, जिनको हम पॉलिटिकल थ्योरी है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट या घटक मानते हैं। जिनमें सबसे पहला पॉइंट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है और दूसरा है इंडिविजुअल फ्रीडम का। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इसलिए क्योंकि वो अपनी फ्रांस की व्यवस्था, क्योंकि फ्रांस में पावर का बहुत ही सेंट्रलाइजेशन था, एक ही आदमी करता था, एक ही संहारक था, वही कानून बना रहा था, वही कानून बिगाड़ रहा था, वही जज था, वही मतलब सब कुछ वही था। तो इस चीज़ से वो काफ़ी आहत थे और इंग्लैंड में जाके उन्होंने देखा कि यार भैया यहाँ तो भाई सिस्टम अलग ही है। तो इनका सबसे पहला जो की पॉइंट, जो कोर पॉइंट था, वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर था और दूसरा इंडिविजुअल फ्रीडम था। अब इसके बाद इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी, इस थ्योरी को हम जानते हैं ट्रायस पॉलिटिका के नाम से, जो कि हमारे इस वीडियो में सेपरेशन ऑफ पावर का नेचर भी है, उसकी प्रकृति को भी ये डिफाइन करता है। तो इस पूरे ट्रायस पॉलिटिका को हम
सेपरेशन ऑफ पावर के नेचर के पॉइंट के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। अब ट्रायस पॉलिटिका क्या है? ट्रायस पॉलिटिका बेसिकली कुल मिला के इसमें 3 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, 3 पॉइंट्स दिए गए हैं जिन पर ये पूरी तरह से आधारित है। जिनमें सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि कोई भी एक अंग किसी दूसरे अंग का पार्ट नहीं होना चाहिए, पार्ट नहीं बनना चाहिए। जैसे कि अगर जुडिशरी है तो जुडिशरी केवल अपना ही काम करे, वो एग्जीक्यूटिव का या फिर लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं बनना चाहिए, उसको अलग अलग ही रहना चाहिए। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत, दूसरे प्रिंसिपल के अंतर्गत ये बताया गया था कि एक अंग को दूसरे अंग के फंक्शंस में, उनके कार्यों में अड़ंगा नहीं बनना चाहिए, टांग नहीं अड़ाना चाहिए। यानी कि जो जुडिशरी है, जुडिशरी अपना काम करे, वो न्याय से संबंधित जितने काम है उनको करे, कहीं भी जाके लेजिस्लेचर की या विधायिका के कानून निर्माण के कार्य में उंगली ना करे, वो कानून निर्माण करने की कोशिश ना करे। और तीसरे पॉइंट के अंतर्गत, तीसरे प्रिंसिपल के अंतर्गत ये बताया गया था कि कोई भी एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के फंक्शंस को एक्सरसाइज नहीं करेगा, उनके जो कार्य हैं, उनके जो दायित्व हैं, उनको करने का प्रयास नहीं करेगा। जो जिसको जो फंक्शन दिया गया, जो कार्य दिया गया है, वो अपना ही कार्य करे, किसी दूसरे के फंक्शन को करके अपना काम, अपना जो क्षेत्र है वो बढ़ाने का प्रयास ना करें। तो कुल मिला के ये 3 बेसिक प्रिंसिपल्स दिए गए थे, जो तीनों प्रिंसिपल मिलके इस ट्रायस पॉलिटिका का पूरा भाग बनाते हैं, इस पूरे सिस्टम को बनाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं हम सेपरेशन ऑफ पावर के ऑब्जेक्टिव पे, इसके पर्पज पे, कि इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था, इनका उद्देश्य क्या था, किस लिए इनको लाया गया, इनका भाई फायदा क्या होना है इसको लाने से। तो फायदा ये होना है कि भैया जब सभी ऑर्गन्स के फंक्शंस और उनकी पावर्स को तय कर दिया जाएगा, स्पष्ट कर दिया जाएगा, उनको बता दिया जाएगा कि क्या क्या उनके पावर्स और फंक्शंस हैं, तो इनसे क्या क्या फ़ायदा होगा, क्या क्या इनके उद्देश्य थे और क्या क्या फ़ायदा होगा। जिनमें सबसे पहला फ़ायदा तो ये होगा कि भैया किसी भी तरह का मनमानापन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मतलब एक फंक्शन कभी भी चाहकर मनमानापन नहीं कर पाएगा, आर्बिट्रेरीनेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके ऊपर एक तरह की रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, उनके पावर्स को डिफाइन किया गया है। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत कोई भी ऑर्गन चाहकर भी अपने पावर्स को मिसयूज नहीं कर पाएगा, उसका एक तरह से गलत उपयोग नहीं कर पाएगा। तीसरे पॉइंट के अंतर्गत अगर ये दोनों फंक्शंस, दोनों ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाते हैं तो इसका फायदा ये होगा कि एक स्मूथ गवर्नेंस चलेगी, एक स्मूथ गवर्नमेंट जो है बहुत ही स्मूथ वे में, बहुत ही आराम से चलने लगेगी, क्योंकि किसी भी तरह का मिसयूज ऑफ पावर नहीं होगा, आर्बिट्रेरीनेस को नहीं एक्सरसाइज किया जाएगा, तो भाई स्मूथ फंक्शनिंग तो होएगी होएगी। और इन तीनों के होने पर, इन तीनों के परिपूर्ण होने पर चौथा फायदा, चौथा ऑब्जेक्टिव ये पूरा होगा कि जो इंडिविजुअल फ्रीडम्स हैं, उनके राइट्स हैं, उनमें इंटरफेयर नहीं करा जाएगा, उनको पूरी छूट दी जाएगी कि वो अपने जो वैयक्तिक विकास हैं, वैयक्तिक अधिकार हैं, उनको पूरी तरह से एंजॉय कर सकें, एक्सरसाइज कर सकें। और सबसे लास्ट जो इनका ऑब्जेक्टिव है वो है चेक्स एंड बैलेंसेस का। चेक्स का मतलब ये कि एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के ऊपर एक तरह से नज़र रखेगा कि ये कुछ भी गलत ना करें, कोई किसी जो प्रोविजंस दिए गए उनको वायोलेट ना करें, इसको चेक्स का सिस्टम कहते हैं। और बैलेंस इस तरह से, क्योंकि जब इन तीनों ही ऑर्गन्स को इक्वल अमाउंट ऑफ पावर्स दी जाएंगी तो इनमें एक तरह का बैलेंस हो जाएगा, एक तरह का इक्विलिब्रियम हो जाएगा। और इसी पूरे सिस्टम को चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम कहते हैं, जिसके बारे में हम अपना अगला वीडियो लेकर आने वाले हैं, जिसमें हम इस सिस्टम के बारे में बहुत ही खुलकर वृत्तांत पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। और सबसे लास्ट में हम बात कर लेते हैं उन प्रोविजंस के बारे में जहां पर, जिनके द्वारा ये प्रतीत होता है कि हमारे भारतीय कानून व्यवस्था में सेपरेशन ऑफ पावर दिया गया है। तो इसमें जो प्रोविजन दिए गए हैं वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में दिए गए, जहां पे सबसे पहले आर्टिकल 53(1) और आर्टिकल 154 ये कहता है कि जो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स होंगी यूनियन की और स्टेट की, वो उनके प्रेसिडेंट और उनके गवर्नर में वेस्ट हैं, उनके अंतर्गत अंतर्निहित हैं, उनमें दी गई हैं, और वो अपने द्वारा, स्वयं के द्वारा या फिर अपने सब ऑर्डिनेट ऑफिसर्स के द्वारा इनको एक्सरसाइज करेंगे और इनको यूज करेंगे। सेकेंड पॉइंट के अंतर्गत आर्टिकल 122 और आर्टिकल 212 में ये बताया गया है कि जो कोर्ट्स हैं वो कहीं भी
पार्लियामेंट के जो प्रोसीडिंग्स हैं उनकी इंक्वायरी नहीं कर सकते, ना ही वो स्टेट लेजिस्लेचर्स के जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, उनको इंक्वायरी नहीं करेंगी। और इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि जुडिशरी कहीं भी लेजिस्लेचर के कार्यों में हस्तक्षेप न करे। आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 ये कहता है कि जो एमपीज और एमएलएज हैं वो कहीं भी अपने द्वारा कहे गए किन्हीं भी वचनों के लिए, शब्दों के लिए या वक्तव्य के लिए जो कि सेशन के दौरान उन्होंने अपने पार्लियामेंट में, लेजिस्लेचर में कहा होता है, उसके लिए वो कोर्ट में नहीं बुलाए जाएंगे कि भैया आओ यहाँ पर जस्टिफाई करो या क्लेरिफाई करो। आर्टिकल 50 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, वो एक तरह से सेपरेशन को एनकरेज करता है, बढ़ावा देता है, जो कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में पाया जाएगा। जो एक स्टेट के जुडिशरी हैं, न्यायपालिका है, और जो कार्यपालिका है, उनके बीच में सेपरेशन को ये बढ़ावा देता है। आर्टिकल 245 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अथॉरिटी टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर फॉर मेकिंग लॉज फॉर द होल कंट्री एंड द स्टेट रेस्पेक्टिवली। दैट मीन्स क्या, आर्टिकल 245 के अनुसार ये व्यवस्था दी गई है कि जो पार्लियामेंट है वो पूरे भारत के लिए, और जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो अपने स्टेट के लिए लॉज को बनाएगी और इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। आर्टिकल 121 एंड आर्टिकल 211 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जुडिशियल कंडक्ट, किसी भी जज के जुडिशियल कंडक्ट के लिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का हो, उनके कंडक्ट को किसी भी पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में, संसद में या फिर किसी विधायिका में, जो विधानसभा वगैरह हैं, उनमें चर्चा नहीं की जाएगी, उनमें कहीं भी कोई बहस वगैरह नहीं कंडक्ट कराया जाएगा। और सबसे लास्ट में आर्टिकल 361 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर जो हैं वो किसी भी कोर्ट के समक्ष रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, अकाउंटेबल नहीं हैं, मात्र उन चीज़ों के लिए जो उनके पावर्स से, जो उनके कार्यों से या उनके फंक्शंस से या उनकी ड्यूटीज़ से, जो कि उनकी ऑफिस की ड्यूटीज़ हैं, उनसे रिलेटेड हैं। तो यानी जो भी वो काम कर रहे हैं, जो भी फंक्शंस कर रहे हैं, जो भी पावर्स को एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनके बारे में वो उत्तरदायी नहीं है किसी भी कोर्ट के समक्ष। तो ये था हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज के अंतर्गत दिया गया डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स या शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की अवधारणा के मूलभूत पॉइंट्स। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस, पॉइंट्स, टॉपिक, जजमेंट और अमेंडमेंट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।